फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की एक मौलिक इकाई क्या है उसको देखेंगे ना। तो अगर हम बात करें जो शरीर है वो किस चीज से बना हुआ है, सबसे छोटी इकाई क्या है सर? एक सेल है, एक छोटी सी कोशिका है जो हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम क्यों कहते हैं कि कोशिका यानी कि सेल ही हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसके पीछे का रीजन है, उस रीजन को जानिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो कोशिका होती है, ठीक, कोशिका जिसको हम कहते हैं सेल। अगर इस सेल को हम ढेर सारे सेल को मिलाते हैं आपस में, एक सेल है अकेला है तो सेल कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं का जब समूह हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको? टिश्यू, सूतक कहते हैं यानी कि टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जब ढेर सारे टिश्यू को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? अंग बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है, ठीक। ढेर सारे ऑर्गन को मिला दिया जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इन सभी सिस्टम को मिला दिया जाए क्या हो जाता है? एक बॉडी बन जाता है। तो हमें क्या मिला? ढेर सारे ऑर्गन्स को मिला दिया। जैसे अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं तो हमारा मुंह से लेकर के जो गुदा होता है यानी कि माउथ से लेकर के जो एनस तक का पार्ट होता है वो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है। जैसे माउथ हो गया, ठीक। इसके बाद हमारे ये आहार नल जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल हो गया। फिर उसके बाद हमारा लीवर आ जाता है, आमाशय आ जाता है जिसको स्टमक करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये सभी अलग अलग ऑर्गन मिलकर के तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। अलग अलग अंग मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो अब अगर हम कहेंगे तो अंग तंत्र में क्या हो जाएगा? हमारा अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम, ठीक, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम हमने बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस सभी मिलकर क्या करेंगे? एक शरीर का निर्माण करेंगे यानी कि एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम देख लिया कि कोशिका क्या है, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? हमारे जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो हमारे जीवन की मौलिक इकाई क्या है? सेल, ना। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो क्या कहेंगे यहाँ पर? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल्स। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, ठीक। अब यहां पर बात आती है, ये तो हमारा हो गया कोशिका क्या होता है, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। दूसरे पॉइंट पर ये आती है कि कोशिका जो है, मान लिया कोशिका तो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, लेकिन इसको सबसे पहले देखा किसने? कहां से इसकी खोज हुई, उत्पत्ति कहां से हुई, इन सबकी भी जरूरत होती है। तो अब अगर हम बात करते हैं जो कोशिका होती है ना, कोशिका की खोज की बात करते हैं, यानी कि हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस धरती पर जिस प्रकार के सेल का खोज हुआ था, यानी कि जिस टाइप के सेल का खोज हुआ था वो सेल डेड था, यानी कि एक मरी हुई कोशिका, एक डेड सेल का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी की, तो एक मृत कोशिका की खोज की गई थी, मृत कोशिका की खोज की गई थी, ठीक है, यानी कि डेड सेल का डिस्कवर किया गया था, डेड सेल डिस्कवर किया गया था। टाइम क्या था? 1665, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक नामक के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मरे हुए कोशिका की क्या की थी? खोज, एक डेड सेल की उन्होंने खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। फिर 1665 ईस्वी के बाद लगभग 1670 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, एक सिंपल, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ 1670 ईस्वी। उन्होंने किया था कार्क में, एक लकड़ी लिया था, ठीक है, उनमें उस लकड़ी के अंदर उन्होंने कार्क के जैसा, यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा एक संरचना देखा, उसको उन्होंने कहा कि ये सेल, ठीक है। उसके
बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज करते हैं यानी कि लिविंग सेल का डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी। लिविंग सेल की डिस्कवरी क्या किया था? माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट होने के बाद 1670 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, ठीक है। फिर उसके उन्होंने क्या किया, यूज किया पानी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे एनिमॉलिक्यूल्स का, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का यूज किया, उसको उन्होंने देखा ताकि ये एक लिविंग सेल है जिसको उन्होंने एनिमॉलिक्यूल्स नाम दिया। क्या नाम दिया था? एनिमॉलिक्यूल्स। किसको? जो एक जीवित कोशिका थी, ठीक है। किसने? हाँ, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने कब? 1674 ईस्वी में खोज किया था। 1670 में माइक्रोस्कोप बनाया था, 1674 में उन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल की खोज की थी। ये समझ में आई? आगे की अगर हम बात करते हैं तो सेल जो होते हैं उनका साइज, उनका शेप, ठीक है, सब कुछ अलग अलग होता है। शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, या किस सेल में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन पाया जाता है यानी कि कोशिका विभाजन होता है, ठीक, किस सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसके बारे में, ठीक है। तो इतनी पॉइंट हो गई। आगे भी अगर हम बात करते हैं तो सेल के टाइप्स की, मतलब साइज की बेसिस पर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका का नाम, सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल क्या है? अगर देखो डायरेक्ट अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच एग। एग क्या है? लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, अर्थ पर क्या है? तो माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ का नाम देते हैं, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में निमोनिया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। छोटे बच्चों में क्या होता है? निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। उस सेल की खोज मानी जाती है, ये सबसे छोटी कोशिका है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा, जिसमें एक आता है आपका पीपीएलओ, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो मानव का शरीर होता है, उस मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। और हमारे ही शरीर के अंदर पाए जाने वाली कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, रैपिड होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जहां पर एक बार सेल टूट गया तो दोबारा से सेल नहीं बनने वाला है, उसकी बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं यानी कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। मानव के शरीर में पाया जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव के शरीर में पाया जाने वाली जो सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल है, वो है एग सेल यानी कि अंड कोशिका, अंड कोशिका, जिसको हम कहते हैं मादा युग्म, मादा
युग्मक, यानी कि हम बात करें एक सेल, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट। ये जो फीमेल गैमेट होता है, जो एक सेल होता है, वो क्या होती है, मानव के यानी कि जो इंसान होता है उसके शरीर में सबसे बड़ी सेल होती है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मानव के शरीर में ही बात करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो सकती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो सकती है? तो मानव शरीर में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो जो आपका शुक्राणु कोशिका है, शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु जिसको हम कहते हैं नर युग्मक ना, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो स्पर्म होता है, जो कि मेल गैमेट कहलाता है। यही मेल गैमेट जो होता है वो हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिका होता है। ठीक है, सबसे स्मॉल सेल होता है। उसके बाद अगर हम अगली पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे शरीर में एक सबसे लंबी सेल भी पाई जाती है। एक सबसे क्या होती है? लंबी सेल पाई जाती है, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी सेल कहते हैं, जिसका साइज होता है लगभग 1 मीटर। जो हमारा है ब्रेन में न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, सबसे लंबी कोशिका होती है। और न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका के अंदर ही क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता। तो अब क्या करेंगे हम, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, यानी कि हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे इसको, हम न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन सेल क्या हो जाएगा, सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग क्या होती है, 1 मीटर ना, 1 मीटर यानी कि लगभग 3 फीट के आसपास होती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जो सबसे लंबी न्यूरॉन सेल होती है ना, न्यूरॉन सेल सबसे लंबी वाली जो होती है वो आपस में जुड़ करके, ठीक है, एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन से जुड़ करके सबसे लंबी वाली हमारे सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक होती है। ठीक है, सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक होती है, जो आपस में जुड़ी होती है 2 या 3 न्यूरॉन सेल। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किस सेल के अंदर, किस कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब एक बार सेल टूट गया तो दोबारा से वो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन रहित सेल, यानी कि सेल इन विच सेल डिवीजन अपसेट ना, तो क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन रहित सेल। कोशिका विभाजन रहित कोशिका, कोशिका विभाजन रहित कोशिका, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन अपसेट सेल ना, सेल डिवीजन अपसेट सेल। तो हमारा जो न्यूरॉन सेल है, तंत्रिका कोशिका, उसी में कोशिका विभाजन नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, तो हर सेल के पास क्या होता है, सेंट्रोसोम, ठीक है, तारक काय होता है जो सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है, सेल डिवीजन के लिए किसी भी सेल को तैयार करता है। जब उस सेल से सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय को निकाल दिया जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है ना, यानी कि एक बच्चा जब मम्मी के पेट में होता है तो उसके न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है तो उसका सेंट्रोसोम जो होता है वो खत्म हो जाता है और वहां पर एक नई चीजें उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वहां पर वो चीजें उत्पन्न हो जाती है, सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, यानी कि हम बात करते हैं संवेदनशीलता। तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो तुरंत से पता चल जाता है ना, गर्मी है ठंडी है ये तुरंत से बताता है, संवेदनशीलता यानी कि बात करें सेंसिटिविटी के द्वारा ही ना। अगर हमारा स्किन या हमारा ब्रेन सेंसिटिव ना हो तो हमें कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है
या हमें गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये हमारा न्यूरॉन सेल में जो सेंट्रोसोम होता है तारक का, वही चेंज हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अब अगर बात करें सेल विभाजन रहित कोशिका, क्या होता है कोशिका विभाजन रहित? तो हमारा तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल ना, न्यूरॉन सेल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छोटा सा एक और पॉइंट, किस कोशिका में, किस सेल के अंदर सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे कोशिका की बात करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऐसा भी सेल है, एक ऐसी भी कोशिका है जिसको हम पूरा काटते मात्र थोड़ा सा छोड़ देते हैं। वो थोड़ी समय के बाद, कुछ दिन जाते जाते, कुछ महीने के बाद वो पूरा का पूरा ऑर्गन बनकर तैयार हो जाता है। वो हमारा क्या है? यकृत यानी कि लीवर सेल। लीवर सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन बहुत ही तेजी से होता है। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन, दुष्ट कोशिका ना, कोशिका विभाजन सबसे तेज किस कोशिका में होती है? लीवर। किस कोशिका में होती है? तो हमारा यकृत कोशिका जो होता है, यानी कि बात करें रैपिड सेल डिवीजन वाला सेल कौन सा हो जाएगा? तो हमारा यकृत कोशिका, यकृत कोशिका जिसको हम कहते हैं लीवर सेल। समझ में आया? लीवर सेल में क्या होता है? सबसे तेज सेल डिवीजन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बताओ थोड़ा सा, सबसे छोटी कोशिका का नाम मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु यानी कि स्पर्म ना। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम मानव शरीर में, सबसे बड़ी कोशिका का नाम मानव शरीर में क्या होता है? फीमेल ग्लैंड। ठीक है, एक सेल। और सबसे लंबी कोशिका का नाम ब्रेन में जो पाया जाता है न्यूरॉन सेल। ठीक है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? एक ऑस्ट्रिच ना। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है पूरी दुनिया में? माइक्रोप्लाज्मा, जिसको हम PPL2 यानी कि प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न करता है। अब अगर हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका होता है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो, बाकी का कल ना। देखो, कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो अंग्रेजी नाम है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक को हिंदी में हम कहते हैं पूर्व केंद्रीय कोशिका, पूर्व केंद्रीय कोशिका। ठीक है, पूर्व केंद्रीय कोशिका कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल ना। अब देखो, यूकैरियोटिक तो अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम क्या होगा इसका? हिंदी नाम इसको हम कहेंगे सुकेंद्रीय कोशिका। क्या कहेंगे? सुकेंद्रीय कोशिका, सुकेंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सुकेंद्रीय कोशिका हो जाएगी। ठीक है, देखो अब अगर हम बात करेंगे कैसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कैसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका है, तो सबसे पहले थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय कोशिका की, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, तो जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, जिसकी खोज लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, जीवाणु की खोज, बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया था, और वो था आपका प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर जो आपका न्यूक्लियर
मैटर होता है, केंद्रीय पदार्थ जो होता है, आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसके बाहर की ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने प्रकार की कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो जितने भी आपके केंद्रक पदार्थ होते हैं, यानी कि आपके जो अनुवांशिक पदार्थ हो गए, वो क्या होते हैं, एक आवरण से जुड़े होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण, ठीक है। तो इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द को हम थोड़ा सा तोड़ कर देख लें, फिर उसके बाद कल फिगर के साथ अच्छे से ना। अब देखो हम बात करें इधर प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ प्रोकैरियोटिक में दो चीजें हैं, पहला है प्रो, दूसरा है कैरियोटिक। तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ये टूट क्या जाएगा, पहला हो जाएगा ये प्रो और दूसरा हो जाएगा कैरियन। प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पुराना। तो कैरियन की बात करते हैं तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्र, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसी प्रकार की कोशिका जिसमें केंद्र क्या हो, बहुत ही पुराने प्रकार की हो ना। तो कोई चीज पुराना होगा तो क्या वो विकसित होगा आज के जमाने जैसा, कोई चीज बहुत पुराना है तो क्या आज के जमाने के जैसा विकसित होगा, नहीं होगा। उसमें क्या होगा, केंद्र तो विकसित नहीं होगा, ठीक है। पुराने प्रकार का तो भैया विकसित नहीं रहेगा। जैसे गांव में क्या होता है, पुराने ख्यालात के कुछ इंसान उनके कहवा का तो आज वाला अच्छा ना लगे, वो कहीं अपने वाला ढूंढे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में भी दो चीजें, पहला तो आपका यू है। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है न्यू, यू का मतलब क्या होता है, न्यू, यू है। और दूसरा यहाँ पर कैरियन है, कैरियन है। यू का मतलब क्या होता है, न्यू होता है, न्यू का मतलब क्या होता है, नया, नया, ठीक है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्या, न्यूक्लियस नया वाला है मतलब केंद्र। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वहां पर केंद्र क्या होते हैं, नए प्रकार के केंद्र पाई जाती है। नए प्रकार का केंद्र का मतलब नया चीज, अगर हम किसी पुरानी चीज में थोड़ा सा बदलाव करके नया बनाते हैं ना, पुराना चीज है उसको बदलाव करके हम नया करवा रहे हैं, यानी कि मॉडिफाइड करवा रहे हैं, तो उससे अच्छा होगा या उससे खराब, अच्छा होगा। तो इसमें क्या था, केंद्रक आवरण नहीं पाया गया था, ये नया प्रकार का केंद्रक आवरण क्या होगा, पाया जाएगा। यानी कि एक ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक, जिसमें केंद्रक आवरण क्या हो उपस्थित, उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। तो उदाहरण की बात हम करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जीवाणु कोशिका यानी कि बैक्टीरिया सेल आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों की जो कोशिकाएं आएंगी वो यूकैरियोटिक कोशिका में आ जाएंगी। जितने भी पौधे हैं उनकी कोशिकाएं क्या आ जाएंगी, यूकैरियोटिक में आ जाएंगी। जितने भी आपके अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ है, इन सभी की कोशिकाएं क्या आ जाएंगी, यूकैरियोटिक कोशिका में आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं सेल के बेसिस पर, जैसे हम बात करें सुना होगा ना, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर का सुना होगा ना। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं जो सेल होता है उसके बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरा क्या होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बना हो और उसके अंदर जितने भी डेली की एक्टिविटीज होती है, खाना खाने से लेकर के खाना बाहर निकालने तक की, सांस लेने तक की, पानी पीने तक की और रिप्रोडक्शन करने तक की जो एबिलिटी होती है सिंगल सेल में होती है, ठीक है। केवल एक ही कोशिका के द्वारा अगर जीवन के विभिन्न कार्यों को कर लिया जाए तो उसको एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे जीव जिसमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम की आवश्यकता होती है, जैसे हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हमें सांस लेने के लिए यानी कि रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है, श्वसन तंत्र, श्वसन अंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है ना। रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हुआ, हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सिस्टम कैसे बने हुए हैं, अलग अलग सेल से मिलकर के टिश्यू बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बना हुआ है, आगे से मिलकर सिस्टम बना हुआ है ना। तो अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार से बनी हुई है, तो हमारे शरीर में अलग अलग काम अलग अलग सेल से हो रहा है। हम क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, बहुकोशिकीय जीव। ठीक, बस समझ में आना।
ओ हम इतना चिल्लाए 15 मिनट